और अब बातें कोरोना की। हमारे साथ एक शख्सियत हैं श्री अमरप्रीत सिंह काले। आप भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता हैं, बड़े पैमाने पर समाज सेवा का कार्य करते हैं। कोरोना संकट काल में लगातार लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत के मोर्चे पर जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है उस पर भी काम कर रहे हैं। अमरप्रीत सिंह जी काले, आपका स्वागत है दूरदर्शन में। हम बातें करेंगे कोरोना का जो ये संकट काल है, इसमें किस प्रकार से सामाजिक सहायता और जो ये सहायता केंद्र सरकार की ओर से घोषित की गई है आत्मनिर्भर भारत के तहत, और इन सब के बीच जो सामाजिक मोर्चे पर भारत मजबूत हुआ है, बहुत तेजी से उभर रहा है और हर स्तर पर हम एक दूसरे की सहायता को तत्पर हुए हैं। तो हम आरंभ यहीं से करेंगे। आप उद्यमी भी हैं, उद्योग जगत से आपका नाता है। कितना ज़्यादा असर पड़ा है उद्योगों पर और किस तरीके से इस जगह, इस क्षेत्र को, इस सेक्टर को आगे उबारा जा सकता है, इसके लिए जो प्रयास हो रहे हैं उसको आप कितना काफ़ी मानते हैं? आपने 2-3 विषय को इंगित किया है। एक तो आत्मनिर्भर भारत, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा घोषित पैकेज। दूसरा सामाजिक दायित्व, सामाजिक मजबूती। और तीसरा इस कोरोना वायरस जो एक अभूतपूर्व आपदा, ना भूतो न भविष्यति, पिछले लंबे कालखंड में हजारों हजार वर्षों में इस प्रकार की आपदा के साथ विश्व जगत कभी भी रूबरू नहीं हुआ। अब रहा बात कि हमारा देश कहाँ खड़ा है, हम कहाँ खड़े हैं, हमारा झारखंड कहाँ खड़ा है, हम मानसिक रूप से कितने मजबूत हुए हैं और मानसिक रूप से कितने भयभीत हुए हैं। तो आकलन करने के बाद जो मैं समझ में मेरी आ रही है कि एक नया भारतवर्ष उभर करके सामने आया। विश्व क्षितिज पे अगर हम देखें तो एक नया भारत, मजबूत भारत, संकल्पित भारत और एक ऐसी विचारधारा को, ऐसे संस्कार को प्रतिबिंबित करने वाला भारत जो सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के, अपने खान पान से लेकर के, अपनी प्रकृति के प्रति समर्पण, पूजा जो हम करते रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों ने बताया है, उसका कितना लाभ हमारे इस आपदा में भी हमें प्राप्त हो रहा है। ये बहुत एक गंभीर विषय है, जानने की बात है। आज अगर हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं, निर्भरता की, तो आज जो मोदी जी ने इतना बड़ा पैकेज 20 लाख करोड़ का पूरे उद्योग जगत के लिए दिया है, तो निश्चित रूप से हम बहुत ही ज़्यादा उद्योग जगत इससे नुकसान हुआ है। हम पिछले 2 महीने में बहुत ही भयावह स्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी पैकेज, और सबसे बड़ी बात है मोदी जी का बार बार इंटरेक्शन करना हमारे लोगों को अंदर एक ऊर्जा भरता है कि एक विश्वास की अलख जगती है और हम जाग भी रहे हैं। निश्चित रूप से पुनः जब से लॉकडाउन धीरे धीरे खुलेगा, हम अपने आत्मबल के आधार पे, अपने संकल्प के आधार पे जो पैकेज हमें प्राप्त हुआ है, अगर वो ज़मीनी तौर पे लोगों तक पहुंचता है, जो पहुंचेगा ही ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि हमारे देश की जो भौगोलिक स्थिति है, राष्ट्रीय घोषणा के साथ साथ में प्रदेश में जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनको भी इसके प्रति बहुत सचेत रहना होगा। आपका कहना है कि ये जो चुनौती है उसको हम लोग एक अवसर के तौर पर ले रहे हैं और बहुत ही जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से, जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने पहल की है, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कितना आप देखते हैं सामाजिक मोर्चे पर जो काम आरंभ हुआ, आप जब आरंभ के समय में जाएंगे, जब पहले दिन नेशनल स्ट्राइक की घोषणा हुई, उसके बाद फिर लगातार अलग अलग कालखंड में आज चौथा पीरियड चल रहा है लॉकडाउन का, लेकिन जो समाज की मजबूती सामने आई है, आपने सामाजिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया है, आप लगातार लोगों के बीच में रहते हैं और इससे कोरोना संकट काल के पहले भी आपने सामाजिक मोर्चे पर बहुत सारा काम किया है। आप गरीबों के बीच कंबल का वितरण करते रहे हैं
और उनकी व्यवस्था करते रहे हैं, आप गरीब बच्चों की शादियां कराते रहे हैं, आपका एक तरीके से बड़ा एक लंबा अनुभव और जुड़ाव है सामाजिक कार्यों के प्रति। किस तरीके से आपने इन तमाम चीज़ों को व्यवस्थित किया और अपने लोगों को प्रेरित किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक राहत पहुँचे? जी, आपने कहा कि इसको किस प्रकार से हम अवसर में क्रिएट करें। पहली बात तो हमें दूरदर्शी तो होना ही पड़ेगा। हमें भविष्य के प्रति इस आपदा को देखते हुए आने वाला समय में हम किन किन मोर्चों पे हम ताकत के साथ उभर सकते हैं। आज हमारा कंपटीशन किन के साथ है? चाइना के साथ है। हमारा कंपटीशन किसके साथ है? अन्य ऐसे देशों के साथ है जो एक बड़ी जनसंख्या आधारित देश हैं और बड़ा प्रोडक्शन करते हैं। हमारे देश में ज़्यादा इंपोर्ट हम किन देशों से करते हैं? तो ऐसे चीज़ों पे दूरदर्शिता को सामने रखते हुए, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी इतने दूरदर्शी हैं, उन्होंने बहुत पहले इसका निर्णय लिया, तो एक व्यवसायी होने के नाते, एक आम जन होने के नाते हम जब तक उस भाव के साथ और उस संकल्प के साथ और उस अपॉर्चुनिटी के साथ दूरदर्शिता को अपनाते हुए नहीं जुड़ेंगे तो हम आने वाले समय में आज भी, कल भी और परसों भी हम पिछड़ते ही रहेंगे। हमें आगे बढ़ना है तो हमें ध्यान रखना होगा किन किन विषयों पे। अगर 100 मोर्चे हैं तो हम 100 मोर्चे पे कहीं पर अगर फिट नहीं बैठते हैं तो इन 20 मोर्चों पे हम फिट बैठते हैं। हमारा भौगोलिक स्थिति, हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी क्षमता हमको इन 20 चीज़ों पे सर्वश्रेष्ठ बनाती है। उनको ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। दूसरी बात आपने की सामाजिक दायित्व, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं जमशेदपुर से बिलोंग करता हूँ, झारखंड से बिलोंग करता हूँ। मैंने ये देखा है झारखंड के सभी जिलों में, आपके रांची में भी, धनबाद में भी, बोकारो में भी और जमशेदपुर में हजारों हजार लोग घरों से निकले हैं। इस संक्रमण से बिना डरे निकले हैं। लोगों ने मदद की है। जिनको भोजन की आवश्यकता है, जिनको अन्य चीज़ों की आवश्यकता है, लोगों ने मदद की है। लोग अपनी जान पे खेल करके मदद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज के डेट में जब लोग अपनी माँ को, बेटे को बोलता है कि घर से मत निकलो, मैं जानता हूँ हमारी नमन संस्था के माध्यम से पहले दिन से लेकर के आज चौथे लॉकडाउन तक, आज तक कंटिन्यूअसली हम लोगों सेवा ऐसे जो जरूरतमंद लोग हैं उनके प्रति कर रहे हैं। हमारे नौजवान अपने हाथों से ले जा करके उनको खिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो किसी के बच्चे हैं, किसी न किसी के भाई हैं, बेटे हैं, तो उनको ये डर भी रहता है कि हम वायरस से बचें। वायरस से बचते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, पूरी तरीके से जो भोजन हम बना रहे हैं कोई चूक ना हो, हाइजीन का ध्यान रखते हुए ये सेवा हम कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि हम नहीं, जो भी लोग कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं जैसे ईश्वर की ये उनके प्रति कृपा है ईश्वर की कि वो जो इस प्रकार का लोग कर पा रहे हैं। मैं तो कहता हूं, शुरू से कहता हूं, हमारी संस्था हर हर महादेव सेवा संघ है। जैसा आपने कहा 20 साल से हम जाड़े में कंबल वितरण का काम करते हैं, अभी ये सब कार्य कर रहे हैं। समय समय पर अन्य सामाजिक संस्थाएं हमें मदद करती हैं, तो जिनके ऊपर में ईश्वर की कृपा है वो करते हैं। और जो भी लोग अंशदान कुछ भी कर पाएं उनको करना ही चाहिए, और लोग कर भी रहे हैं। मैंने देखा है लोगों ने सामाजिक दीवारें तोड़ी है, लोगों ने राजनीतिक दीवारें तोड़ी हैं, लोगों ने धर्म की दीवारें तोड़ी हैं। एक इंसानियत को प्रमुख रखते हुए, इंसानियत को टारगेट करते हुए लोगों ने किया, और ये दिखा दिया है कि ये जो भारतवर्ष है हमारे ऋषि मुनियों का देश है, हमारे महापुरुषों का देश है, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी का, छत्रपति शिवाजी का देश है, ये हमारा अंबेडकर जी का देश है, महाराणा प्रताप का देश है। ये ऐसा हमें देखने को मिला इस आपदा के समय में, एक सुखद अनुभूति होती है। और लगता है कि निश्चित रूप से इस लड़ाई को, इस जंग को, इस आपदा को ना केवल हम जीतेंगे, आने वाले समय में आप देखेंगे हमारा देश, लोगों कई साल से कह रहे हैं, सुन रहे हैं हम कि हम विश्व गुरु थे, सोने की चिड़िया थे, लेकिन आपदा को, इस समय को भी हम अपॉर्चुनिटी में बदलते हुए, ईश्वर चाहेंगे, जनता चाहेगी, हम सब चाहेंगे, मिलजुल कर करके निश्चित रूप से हमारा भारत देश पुनः एक बार विश्व गुरु बनेगा। इसमें कोई संशय मुझे नजर नहीं आता है। आपकी बातों में व्यवहारिकता और आध्यात्मिकता दोनों झलकती है। कई बार आपसे चर्चा के दौरान भी आप स्वामी विवेकानंद से बहुत प्रेरित हैं। वो युवाओं को हर कार्य में जोड़ने की बात करते थे। तो आपको क्या लगता है कि इस संकट में ये जो शक्ति है, युवाओं की शक्ति है, उसको कितना जोड़ा जा सकता है इस काल से निपटने के लिए? देखिए, हमारा देश युवा आधारित देश है। सबसे बड़ी संख्या युवाओं की पूरे विश्व में अगर है तो हमारे भारतवर्ष में है। और युवा ही भाग्य को बदलता है, युवा ही देश को बदलता है, युवा ही पूरे हवा को बदलता है। मुझे पूरा विश्वास है
कि युवा वर्ग जब जाग खड़ा होगा तो ये देश विश्व गुरु बनेगा। आपने जिस प्रकार से बात कही, आज मैं ये भी जानता हूं युवाओं में डिप्रेशन है। जो लोग छोटी छोटी नौकरी कर रहे हैं, जिनके माँ पिता को अपने बच्चों से उम्मीद है बच्चा बढ़ेगा पढ़ लिख करके, डिप्लोमा करके, ग्रेजुएशन करके, इंजीनियर बन करके, लेकिन उस प्रकार की नौकरियां से मरहूम है। आज भी छोटी छोटी नौकरी कर रहा है, 10,000, 8,000, 12,000 की नौकरी कर रहा है, घर को चला रहा है, उनको सामने भी आज बहुत बड़ी समस्या है। मैं उनसे एक अपील करना चाहता हूं कि आप बिल्कुल डिप्रेशन में मत जाना। ये समय है, समय बदलेगा, सूरज उगेगा, आप निश्चित रूप से तरक्की के राह पे मार्ग आपका प्रशस्त होगा। आप बिल्कुल सचेत रहें और अपने मन से, विचार से बिल्कुल भी एक रत्ती भर के लिए भी कभी आप ये मत सोचेंगे आने वाला समय भविष्य क्या होगा। मैं वायदा करता हूं, मैं बता देना चाहता हूं कि आप सब के बदौलत, युवाओं के बदौलत और इस देश के जनता के बदौलत निश्चित रूप से कई अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं। कई देशों में जहां पर इस विकराल स्थिति के बाद चीजें, आपका चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो चाहे अन्य क्षेत्र की अपॉर्चुनिटी खत्म होने वाली है, भारतवर्ष में अपॉर्चुनिटी निश्चित रूप से आएगी और युवाओं का आने वाला समय निश्चित रूप से बहुत उज्जवल है। यह मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बताना चाहता हूं, खासकर युवा साथियों से, कि आप बिल्कुल भी एक रत्ती भर भी डगमगाए नहीं, बस चरेवती 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 का संकल्प लेकर के चलते रहें, धैर्य रखें, ईश्वर पे भरोसा रखें। निश्चित रूप से विश्व गुरु भारत बनेगा और आप सबका उज्जवल भविष्य होगा। कि आत्मनिर्भर भारत, युवाओं की जिम्मेदारी। अब एक तीसरा जो मोर्चा है कि इस विपदा की घड़ी से ऊपर आकर लोगों के बीच में एक ऐसा माहौल बनाना, वो क्रिएशन करना जिसकी बात आप कर रहे हैं, उस दिशा में झारखंड आप कहाँ पाते हैं? देश स्तर पे कार्य हो रहा है, झारखंड में जिस प्रकार से कार्य चल रहा है, आपको क्या लगता है कि हम लोग कितनी जल्दी जो है वो इन चीज़ों से निपटने में कामयाब होंगे? क्योंकि झारखंड पहले से अपेक्षाकृत अन्य प्रदेशों से काफ़ी पिछड़ा है, ये खनिज बहुल राज्य है। यहाँ किस प्रकार की उत्पादकता आप पाते हैं? कैसे हम लोग विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं? क्या सजेस्ट आप करना चाहेंगे? देखिए, हमारा झारखंड प्रदेश खनिज से भरा पूरा प्रदेश है। कोयला हो, अबरक हो, आयरन ओर हो, सोना हो, विभिन्न प्रकार के जेम्स हों, हमारे प्रदेश बहुत ही रिच है। लेकिन आपने सही कहा, यह दुर्भाग्य है कि एक जब हम बिहार का अंग थे तब विकास की जो किरण यहाँ पहुँचनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं से विकास की किरण पूरी तरीके से यहाँ नहीं पहुँची है। और जब यहाँ पर 2000 के बाद झारखंड बना तब अलग अलग सत्ता में लोग आए, पूर्ण बहुमत की सरकार कभी किसी की नहीं रही। पिछली सरकार थी, पिछली सरकार में भाजपा की केंद्र में भी सरकार थी, यहाँ पर माननीय रघुवर दास जी भी मुख्यमंत्री थे। कार्य हुए, युवाओं को प्रेरणा मिली, लोग आगे बढ़े। अब माननीय हेमंत सोरेन जी जो खुद युवा हैं, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ऐसा मैं मानता हूँ कि उनके प्राथमिकताओं में युवा सर्वप्रथम होंगे और बहुत बड़ा वर्ग युवाओं का हमारे झारखंड से अन्य प्रदेशों में, चाहे शिक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे श्रमिक के दृष्टिकोण से, हम यहाँ से पलायन करते हैं। मुझे पूरा आशा है, पूरा विश्वास है कि हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं, स्वयं युवा हैं और एक सरकार यहाँ काम कर रही है। अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है, लेकिन जैसे ही ये सब चीज़ें खत्म होंगी, युवाओं के लिए विभिन्न प्रोग्राम के माध्यम से यहाँ पर कई योजनाओं लेके आएंगे, खासकर युवाओं के रोजगार के संबंध में और उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से। मैं आपके माध्यम से पुनः एक बार ये आशा करूंगा, विश्वास करूंगा और अपील भी करूंगा हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कि इस पे निश्चित रूप से प्रथम दृष्टया आप एकदम प्राथमिकता के तहत इन चीज़ों को कार्य करें, ताकि युवा जो झारखंड का बहुत ज़्यादा वो संवेदनशील है और बहुत कर्मठ है। झारखंड बिहार के लोग ज़्यादा कर्मठ होते हैं, तो यहाँ के युवाओं को सिर्फ और सिर्फ संवेदनशीलता के साथ में उनके पीठ पे हाथ रखने की आवश्यकता है, उनको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता, उनको लगना चाहिए कि ये सरकार हमारे बारे सोचती है। अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से, खासकर मैं पुनः एक बार कहूँगा, उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण में हमारे यहाँ बहुत कमियाँ हैं। जो भी व्यक्ति ग्रेजुएशन कर लेता है या ग्रेजुएशन करने के लिए लाखों लाखों की संख्या में लोग बाहर जाते हैं, और
और लाखों लाखों की संख्या में जाते हैं तो अरबों करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जो हमारे झारखंड स्टेट को आना चाहिए वो नहीं आ पाता। और जहां पर खनिज संपदा की बात है, अभी तक मुझको लगता है कि हमारा झारखंड राज्य में जिस प्रकार के विकास की किरणें आनी चाहिए वो नहीं आ पाई हैं। आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से जहां जहां कमियां रह गई हैं, कमियां होती ही इसलिए हैं कि हम उन कमियों से सीखें और सीख करके उसका हम आगे क्रियान्वयन करें। कई सारे ऐसे सेक्टर हैं झारखंड के भीतर में, खासकर कृषि का सेक्टर है, पर्यटन का सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी सर्विस का सेक्टर है, ये जो सेवा के क्षेत्र हैं, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर स्वरोजगार की भी उम्मीद बनती है। आपको क्या लगता है कि युवाओं को इन चीज़ों से भी जोड़ा नहीं जाना चाहिए? मुझे तो यही लगता है कि स्वरोजगार ही एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत इस देश का विकास हो सकता है। रोजगार नहीं, स्वरोजगार। स्वरोजगार के मामले में मुझे लगता है अभी भी हमारे राज्य को बहुत बहुत काम करने हैं, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे हॉस्पिटैलिटी का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो। किसी भी क्षेत्र में मुझको लगता है कि युवा खाली बैठे हुए हैं, उनके पास काम नहीं है। स्वरोजगार देकर के मैं तो देखता हूं कि चाहे वो केंद्र के द्वारा स्वरोजगार की योजनाएं बताई गई हों, चाहे राज्यों के द्वारा, जब वो बैंक में जाते हैं, जो उनको पैसे मिलने चाहिए स्वरोजगार के लिए, जो उनको कहा जाता है कि बिना गारंटी के मिलेंगे, नहीं मिलते हैं। हमें कई लोगों के बारे में बात करना पड़ता है, पैरवी करनी पड़ती है, बैंक मैनेजरों से आग्रह करना पड़ता है कि भाई जब ये कह दिया गया है कि ये चीज़ें आपको दरकार नहीं है, ये बैंक गारंटी की दरकार नहीं है, मॉर्गेज की दरकार नहीं है, इतना रकम आपको स्वरोजगार के माध्यम से मिल सकता है, बावजूद उसको नाको चने चबाने पड़ते हैं। ये सत्य है। मुझे लगता है जब तक ट्रांसपेरेंसी और उनके ऊपर में जिनको इस प्रकार के स्वरोजगार को, जिनके ऊपर में इस प्रकार के चीज़ों को, बैंकिंग सेक्टर को फाइनेंस करने की बात है, मदद करने की बात है, वहां पर जब तक ध्यान नहीं रखा जाएगा, उनके ऊपर में जब तक ऑटोनोमस बॉडी ध्यान नहीं देगी कि कितने एप्लीकेशन आ रहे हैं, कितने एप्लीकेशन का निष्पादन हो रहा है, कितने एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहे हैं, कारण क्या है, तो मैं समझता हूं ये सब बेईमानी होगी। स्वरोजगार जो होते हैं उसके लिए धन चाहिए होता है, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे आपका केंद्र सरकार हो, बैंकों के माध्यम से उनको धन, किसी को लाख रुपया, किसी को 2 लाख रुपया, किसी को 5 लाख रुपया, तो पैसे नहीं मिल पाते हैं। मैं उसका गवाह हूं, मैं कह सकता हूं। प्रत्येक दिन ऐसी समस्याएं हमारे युवाओं की तरफ से आती है हमारे पास में, हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है। और जो आपने विषय उठाया है कि स्वरोजगार क्या माध्यम है, मैं कहता हूं स्वरोजगार ही एक माध्यम है जिसके आने वाले समय में भी, अब आप देखिए वर्क फ्रॉम होम का एक कंसेप्ट 2 महीने में चल पड़ा है। मैं जानता हूं बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र, छोटे छोटे औद्योगिक क्षेत्रों में लोग घरों से काम कर रहे हैं और पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। आने वाले समय में मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं एम्प्लॉयमेंट कट डाउन होना ही है। लोगों ने देख लिया है कि जहां मुझे 100 लोगों से काम कराना है, वहां मुझको 50 लोगों से काम कराने में काम चल रहा है। ऑफिस आने की दरकार नहीं है, घर से बैठे काम हो रहे। तो आने वाले समय में स्वरोजगार की अगर आप दूरदर्शी होकर के उसका आप नियम कानून के तहत उसका अनुपालन कराने में, जब तक कोई भी हो, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जिले के जो डीसी होते हैं, उनका ये उनको फंडिंग आती है कि इतना आपको जीएमपीआरवाई के तहत आपको ये पैसा देना है, इतना इसके तहत देना है, लेकिन बैंकों के ऊपर में प्रॉपर उनका ध्यान नहीं जाता है कि कितने लोगों को वो लोन दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। ये गंभीर विषय है और ये अच्छा नहीं है। मैं समझता हूं इस देश के विकास के लिए युवाओं को जब तक आप उत्साहित नहीं करेंगे, प्रोत्साहित नहीं करेंगे, उनको जब तक आप उनके अंदर में एक उमंग, एक ऊर्जा नहीं देंगे। एक तो वैसे ही लोग कहते हैं कि भाई पढ़ने लिखने के बाद में सबसे सेफेस्ट काम है जॉब, सर्विस। लोग व्यवसाय करने में कहीं ना कहीं आज भी हिच है बड़े वर्ग का। तो आप जब रोजगार नहीं है और जब उनको काम करना है, तो जब काम करना है किसी भी प्रकार का, तो उनको जब तक आप मॉरली सपोर्ट नहीं करेंगे, जेन्युइन सपोर्ट नहीं करेंगे, जो आप घोषणाएं कर रहे हैं उनको आप अनुपालन के दृष्टिकोण से जिन जिन लोगों को जवाबदेही दी गई है उनको आप क्रॉस चेक नहीं करेंगे, तब तक मैं समझता हूं ये काम नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध होगा कि जितनी भी योजनाएं केंद्र की, प्रदेश की होती हैं, उनका अनुपालन कराना जिला अधिकारियों का कार्य होता है, या जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं नोडल अफसर के रूप में राज्यों में, जिलों में, उनका समय समय पे मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे संबंधित मंत्री हो, चाहे सेक्रेटरी हो, उनका हर महीने एक बार मीटिंग हो, उनको पास जो फंडिंग दी गई है उनका उन्होंने निष्पादन किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, एप्लीकेशन नहीं आए हैं, अभाव में जानकारी में तो एप्लीकेशन आए, लोगों तक इसकी जागरूकता जाए।
हम जैसे समाजसेवी संस्थाएं जो हैं इन सब चीज़ों को आगे लेकर के बढ़ने के लिए तैयार है। हम सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। युवाओं तक अपनी बातों को, सरकार की योजनाओं को भी पहुंचाने के लिए तैयार है। बरसते वैसा एक वातावरण बनना चाहिए और मुझे विश्वास है, मैं विश्वास करता हूं कि हमारे राज्य में निश्चित रूप से इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये देखना ही जरूरी है। ये देखने से ही भला होगा, ये देखने से ही हमारा जिला, हमारा प्रदेश और जाकर के हमारा देश जो है, जो विश्व गुरु की हम कामना करते हैं, बिना युवाओं को आगे ले जा करके ये नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये भी चाहूँगा कि आने वाले समय में इन चीज़ों को गंभीरता से देखा जाए। जाहिर तौर पे जो युवाओं की शक्ति है वो बहुत बड़ा काम करती है। अब आप देखें कि उन प्रदेशों से जहाँ ये मजदूर लौट रहे हैं वहाँ एक तरीके का भय है कि अगर ये सभी लौट गए तो फिर हमारे उद्योगों का क्या होगा। तो अब ये बातें मजदूरों के समझ में भी आ रही हैं कि जो श्रम हम अन्य राज्यों में लगाते हैं, अगर हम अपने राज्य को लगाएं तो झारखंड के लिए मुझे लगता है कि एक अवसर के रूप में ये सामने आ सकता है कि हम अपनी ऊर्जा का प्रयोग जो है वो अपने घर में रहते हुए, अपने प्रदेश में रहते हुए करें और अपने प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाएं। आप 15 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के भी उपाध्यक्ष रहे हैं, तो आपने उस समय जो कार्य किए होंगे, आपको क्या लगता है कि इन दिशाओं में अब कितना काम करने की आवश्यकता है कि हम अपनी ऊर्जा अपने प्रदेश में लगाएं और अपने प्रदेश को विकसित करें? देखिए, मैं इस पे यही कहूँगा कि जो लोग यहाँ से बाहर जाते हैं काम करने के लिए, सबसे पहली बात यह है कि वो शौक़ से नहीं जाते हैं। जो यहाँ से पलायन करते हैं, अपने घर को, बच्चों को, माँ पिताजी को छोड़ के जाते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं मजबूरी होती है। तो मैंने वही कहा हूँ कि जो लोग अब आ गए हैं, मुझे नहीं लगता कि इतने कष्ट के बाद, इतने ज़्यादा कष्ट उनको हुआ है कि आंखों से आंसू आ जाते हैं। जिस प्रकार से, चूंकि ये आपदा था, इसमें मैं किसी का दोष देना अनुचित है, बल्कि मैं ये कहूँगा बार बार आपके माध्यम से कि जो अच्छे काम हो रहे हैं उनकी तारीफें होनी चाहिए। कई चीज़ें जो नहीं हो पा रही हैं उसके पीछे जो लोग हैं वो करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे देश का आबादी ही इतनी बड़ी है और चीज़ें अनसर्टेन इतनी है कि हम उसके लिए प्लानिंग नहीं कर पा रहे। इस आपदा का बहुत पहले कोई घोषणा या कोई जानकारी नहीं थी, अचानक आपदा आ गई। हम हमेशा पॉजिटिव पार्ट को ही देखें। तो जो लोग अब आ गए हैं उनका हम किस प्रकार से यूज़ कर पाए, क्योंकि जब वो गए थे तो भी शौक से नहीं गए थे। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि तुरंत भी ऐसा कुछ नहीं होगा जादू की छड़ी कि जो आ गए हैं उनको रोजगार मिल जाए। आपके माध्यम से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, थोड़ा सा धैर्य रखते हुए, थोड़ा सा संयम रखते हुए जो जहाँ हैं वो रहे, इंतजार करे, समय को देखे। इतना ही कहना चाहूँगा कि इसके अपॉर्चुनिटी को हम हमेशा ध्यान रखें और इसमें कई प्रकार के हमारे सामने अपॉर्चुनिटी आने वाले ही आने वाले समय में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपॉर्चुनिटी निश्चित रूप से आएगी। जो लोग बाहर गए अपने अपने राज्यों में आए वो चाहेंगे कि हम वहीं पे समाहित हो जाएं। अब इसके लिए राज्य सरकार को और बाकी जो लोग लगे हैं उनको ये सब चीज़ देखना चाहिए और देखते हुए चीज़ों को आगे बढ़ना चाहिए। अपॉर्चुनिटी, इस आपदा में कई प्रकार की अपॉर्चुनिटियाँ भी आएंगी, तो मुझे लगता है कि उसका लाभ निश्चित रूप से हमें लेना चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ बहुत विस्तृत चर्चा की, हर क्षेत्र की चर्चा की श्री अमरप्रीत सिंह काले जी ने। हम कोरोना की चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।